खीर प्रत्येक बच्चों को दी गई और उसके पहले चंदन व लाक्षादी तेल का उसको अभ्यास किया गया। ये जो चित्र में जो आप देख रहे हैं मसाज करते हुए हमारे महिला बाल विकास की मंत्री हैं, ये भी शिविर में आकर अपने बच्चों को मालिश की थी। ये इस प्रकार से शिविर के पहले दिन उन बच्चों की लिस्टिंग होती है। महिला बाल विकास के कार्यकर्ता सुपरवाइजर वो उन बच्चों का प्रथम दिन उनका जन्म तिथि, वजन और एब्यूज ग्रेड का निर्धारण करते हैं और उसके बाद में प्रतिदिन उनको 21 दिन तक शिविर में क्षीरपान और मसाज की जाती है। इस प्रकार से कुपोषण से सुपोषण अभियान में हमने 3586 बच्चों को पंजीकृत किया गया, जिसमें 618 जो अति कुपोषित थे, जो सेम बच्चे थे, और 2968 बच्चे मध्यम कुपोषित थे। कुल 3586 बच्चे को 11/4/17 से 22/11/17 तक कुल 21 के दिनों में शिविर लगाया गया। ये इसका परिणाम ये रहा, कुल सामान्य बच्चे जो प्रथम दिन थे 0 थे, सामान्य श्रेणी में 1 भी नहीं था, जो 21वें दिन 992 आए और मध्यम कुपोषित 2968 थे, जो 2233 हो गए। अति कुपोषित 618 थे, जो 361 हो गए। इसमें जो प्रतिशत है वो भी 41.59% परिणाम अति कुपोषित से मध्यम कुपोषित रहा और मध्यम से जो है वो 33.42 होगा। ये शिविरों की लिस्ट है, 67 शिविरों के ग्राफ है और इसमें यही हुआ कि बच्चे, ये जो बच्चे हैं, दोबारा जब इनका परीक्षण किया गया तो बार बार बीमार नहीं हुए और आईबोज का इस प्रकार से वो बच्चे अपने अगली श्रेणी में चले गए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इन सब ने शिविर में उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने मसाज की और इसको काम को आगे बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय त्रिभुवन जी बिहार चले गए मुथुर जी के साथ, लेकिन बंदना जी बैठे हैं, हमारे अरुण जी हैं, आरती जी। मैं मेरा लेख जो है वो पत्रिका में आ गया है, इसलिए मैं लेख पढ़ूंगा नहीं है, मगर 2-4 बातें जो मैंने प्रैक्टिस में करते हैं वही बताएंगे। एक तो ये है कि बच्चे का पोषण क्यों नहीं होता कि एक तो दूध उसको पूरा नहीं मिलता। कारण ये कि कामकाजी महिलाएं जो होती है तो 2 महीने में अपना दूध छुड़ा के अपने काम पे चली जाती हैं, जबकि मेरी एक रिश्तेदार थी, उनको आप सुनोगे तो 18 बच्चे हुए, लेकिन वो लगती नहीं थी कि 18 बच्चे हैं। 9 में बच्चे सामने, 6 लड़कियां सामने थी, लेकिन वो 6 महीने तक बच्चों को दूध पिलाती थी और पूरा पोषण लेती थी। गांव में जो लड्डू बना के देते थे, कहना 20 किलो घी लेती हूँ 6 महीने खा लेती हूँ। तो मतलब ये कि पोषण माँ से मिलता बच्चों को, और 6 महीने तक ये दूध पिलाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल रूप में जो जाएगा ना, वो उसको बीमार नहीं होने देगा बच्चे को। आप ये देखते हो कि सड़कों पर जो मजदूर रहते हैं उनके बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं, वो कभी बीमारी नहीं होती, तो वो 3 टाइम अपना दूध पिलाती, ऊपर से नहीं पिलाती। और ऊपर का दूध जो है वो भी आजकल प्योर नहीं है, क्या पिलाएं। कारण यह है कि पहले गाय जो होती थी ना, वो जंगल में चरने जाती थी, तो सब तरह का आहार वो लेती थी वहाँ, तो उसका दूध पौष्टिक होता था। दूसरा चंक्रमण भी होता था, चल के जाना और आना, उससे दूध हल्का हो जाता था, वो आजकल नहीं हो पाता है। तो एक तो ये कि पोषण नहीं मिलता, इस कारण बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। दूसरा ऊपर का दूध जो है उसको पचता नहीं है। तीसरा कारण यह है कि हम ऋतु संबंधी ध्यान नहीं देते कि बच्चे को किस ऋतु में क्या देना चाहिए। फिर संतुलित आहार भी हमारा नहीं है। चरक तो हमारा साफ, चरक ने तो संतुलित आहार के लिए बहुत अच्छा लिखा है पहले अध्याय में। सस्तिका शालिमुद्गास्य सिंधवामल के यवान अंतरिक्ष पया सर्पी मधु नित्य चाव्य से, ये कितना बढ़िया आहार है। इसमें से अगर पोषण मिलता रहे तो बढ़िया है, तो ये देना चाहिए। बाकी हम जो बच्चों को नित्य छोटे छोटे जो नुस्खे होते हैं वो देते हैं। जैसे आपको अभी पोलेप्स के लिए बता रहे थे, तो हमारे यहाँ एक हम श्रीपर्णी तेल बनवाते हैं। श्रीपर्णी तेल
वो छोटे बच्चों को हमने दिया, 2 नेपाली बच्चे थे पीछे आए, तो उसको श्रीपर्णी तेल लगाया ना, तो वो बिल्कुल उसको कोलेस्ट्रॉल को दूर कर देता है। तो ये हमने प्रयोग किया, बना रहे, अब देते भी बच्चों को। श्रीपर्णी तेल अच्छा काम कर रहा है। तो एक तो ये, दूसरा बच्चों को सर जैसे वो बता रहे थे सुनी जी, उसके लिए अतिसार के लिए सर्दियों में बच्चा छोटा जो जिसको दस्त हो जाते हैं उसको हम वो क्या नाम है, जायफल घिसके देते हैं। वो क्यों देते हैं कि दस्त भी बंद करता है, वो सुई होता है उन दिनों। तो ऐसे प्रयोग होना चाहिए। कान के लिए जैसे बताया, तो गांव में क्या करते हैं, लहसुन, अजवाइन और हींग, ये तिल के तेल में पका के 2-2 बूंद डालते हैं तो दर्द चला जाता है। और सुदर्शन के पत्ते को थोड़ा चिकना करके और गर्म करते हैं, उससे जो पानी टपकता है ना वो डालते हैं, उससे भी दर्द बंद हो जाता है कान का। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। एक वैसज्य मणिमाला किताब है जयपुर की एक, तो उसमें एक नुस्खा दिया है कि सर्वो विकारा श्रुते विसर्जिर व्यथा कहे नुस्खे हजारा ससुर पूरे श्रुति भाजी करने देना जरा सा रसगुल हजारा। ये पीला फूल आता है ना हजारे का, ऐसा उसका ऊपर की जो पत्तियां होती है ना उसका रस निकाल के डाल दो तो उससे भी दर्द बंद हो जाता है सारा। ये कान के रोगों के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं। बाकी मैंने अपना जो प्रयोग हम करते हैं रोज, वो उसमें नुस्खा मैंने वो दिया। इसमें जो बच्चे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं बार बार, वो कारण क्या है कि स्कूल में जाते हैं माँ उनके बच्चों को पूछती है तुम्हें क्या खाना है, क्या बना के दें। ये नहीं कि पोषण क्या देना है, क्या खाना है, तो उनके हिसाब से देते हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं तो बार बार में ऐसे बच्चों में जो कुपोषण होता है उनमें जुकाम ज़्यादा होता है। फिर जुकाम होते होते मेडिसिन लेते हैं और वो क्या उसको कहते हैं एलर्जिक श्वास, अस्थमा हो जाता है उन बच्चों को। तो उनके लिए हम जो नुस्खा देते हैं 1-1-1.5 महीने के लिए, तो साल भर तक बच्चा जो है वो स्वस्थ रहता है। लेकिन उसमें स्वर्ण का योग जो बताया था इन्होंने, तो स्वर्ण ना दे करके हम उसमें वो साथ में वो दे देते हैं कुमार कल्याण, वो ज़्यादा काम करता है। कुमार कल्याण का योग जो है वो अच्छा काम करता है बच्चों में। तो मैं तो अपनी प्रैक्टिस में कुमार कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता हूँ और अच्छा काम करता है कुमार कल्याण। बाल रोगान तक आता है बच्चों का, साथ में बाल चातुर्भद्र देते हैं, 4 चीज़ें होती हैं। तो दस्त भी ना हो और पोषण उसका पेट भी ठीक रहे, पुनर्रा मंडूर ताकि लीवर उसका ठीक रहे, काम विवाह प्रभाव बन जाए, ये योग मिला के देते हैं। तो ये योग दिन में पहले 3 बार देते हैं, फिर 2 बार कर देते हैं, फिर बच्चों को 1 बार देते हैं। 2-3 महीने तक बच्चा स्वस्थ रहता है। तो अगर नाक बच्चे का ज़्यादा बहता हो ना तो जो पिपरी रस पीपरी आती है वैद्यनाथ की, मतलब पीपल की रस से भावना दे करके चूर्ण बनाते हैं, तो रस पीपरी कहते हैं, वो डाल दो तो उसमें नाक बहना बंद हो जाता है। तो ऐसे कुछ प्रयोग जो है वो बच्चों को तत्काल लाभ देने के लिए बच्चों को देते हैं। तो आते ही बताया ठीक है, अगर दांत आ रहे हो तो उन्होंने बताई थी कि वो टंकण लगा दो उसमें, तो मसूड़ा फूल जाता है उससे और नरम भी हो जाता है। बाकी खिलौने आजकल जो देते हैं ना, पहले क्रिकेट में काश्यप ने लिखा है कि लकड़ी के खिलौने देने चाहिए। लकड़ी के खिलौने बच्चा दांत से दबाएगा ना तो उसका मसूड़ा छिल जाएगा, उससे दांत जल्दी बाहर आएगा। तो लकड़ी के खिलौने देने चाहिए जो देते हैं। तो ये प्रयोग जो है घरों में करने चाहिए, इससे क्या है कि बच्चों को जल्दी लाभ भी हो। बाकी तो काफ़ी नुस्खे हैं, अभी अश्विनी जी ने कुछ बता दिए हैं। बाकी मैं वो आहार के लिए सामान्य आहार उनको देना चाहिए। षडबिंदु तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए बच्चों को, छोटे बच्चों को, क्योंकि बाकी अणु तेल तो थोड़ा तेज तीव्र होता है, लेकिन षडबिंदु तेल छोटी उसकी उंगली से लगा के नाक में लगा दो दिन में 3 बार, तो पोल्यूशन अंदर नहीं जाएगा, तो बच्चा
कहीं धूल में भी खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर हमारे त्रिपाठी जी में कुछ बोलना है। Thank you, Sharma sir, for such insightful presentation and sharing your valuable experience. And finally, I would like to invite Vaidya H. Tripathi sir, who will be speak on the topic Ayurved अनुसार बाल संरक्षण में स्वास्थ्य प्रबंधन। Please sir. मंच में उपस्थित इस कार्यक्रम की साक्षी, शब्द संयोजन की शिल्पी साक्षी जी, आयुष जी और हमारे सहयोगी गुरु जी और इस राष्ट्रीय विद्यापीठ के माध्यम से हमारे रामकृष्ण जी सबको हृदय से धन्यवाद। और साथ ही हमारे सर्वप्रिय और लोकप्रिय हमारे प्रसाद जी का हृदय से आभार, धन्यवाद आपके आने का। बहुत कम समय है, मैं तो बहुत ही ऐसी चीज बताऊंगा जो आप लोगों ने सुनी नहीं। देखिए, स्कंद पुराण में एक प्रसंग आया है, जब बालक गर्भ में था तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, कहता विनीत याचना यदा श्रीगर्भ मंदिरे परम कृता प्रमंचनान सततम हरे 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 धुना हरा पदम निरापदम निरामयम गुरु प्रभु प्रभावम जगन मंगलम। हे ईश्वर, आप मुझे इस गर्भ मंदिर से बाहर निकालो। जब बालक 7वें 8वें महीने का होता है तो हाथ जोड़ के रहता है, उसका आप चित्र देखते होंगे तो बालक जो है हाथ जोड़ के माँ के गर्भ में होता है। तो हाथ जोड़ने का जो है वो भी एक साइंटिफिक आधार है, और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे आप में आपका गुरु प्रभु प्रभाव में जगन मंगलम, मैं आपका नाम याद रखूंगा, आपका स्मरण करूंगा और आप मुझे इससे बाहर निकालिए। दूसरी बात है, स्कंद पुराण के 7वें 8वें महीने में एक और वर्णन आया है कि 8वें मास में बालक का मस्तिष्क बहुत ही तीव्र होता है। जो माँ सुनती है और माँ का और शिशु का संबंध बहुत अगाध होता है। काश्यप संहिता में लिखा हुआ है, सुखम दुखम बलम, और सुख दुख की और बल की जो साक्षी है वो माँ होती है। और माँ इसमें कोई संशय नहीं होता कि जब बालक को कष्ट होता है तो माँ को उसकी अनुभूति होगी, जब बालक प्रसन्न होगा तो उसकी भी माँ को अनुभूति होगी। और जब एक प्रसंग रघुवंश महाकाव्य में है, जब कार्तिक का जन्म होता है कार्तिकेय का, तो महाकवि कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया। मैं श्लोक नहीं पढ़ाऊंगा, लंबा टाइम लग जाएगा। तो जब वो माँ को पार्वती जी को प्रसव पीड़ा होती है तो उस प्रसव पीड़ा को भुलाने के लिए भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत की सुंदर सुंदर मनोरम छटाओं को बताते हैं, भगवान विष्णु की लीलाओं को बताते हैं, और जितने अच्छे प्रसंग हैं अपनी लीलाओं को बताते हैं। उन लीलाओं को बताने से उनका पुत्र जो है परम मेधावी और शक्तिशाली होता है। और उस उम्र में यदि माता की सोच सकारात्मक है, ईश्वर के प्रति आस्था है, श्रद्धावान है, आध्यात्मिक है, तो इसलिए जहाँ तो वो संतान भी बहुत ही उसी विचारधारा की होगी। यदि आप माँ के 7वें 8वें मास में कृष्ण गोपाल का चित्र लगा हुआ है, भगवान राम का चित्र लगा हुआ है, शिवाजी का चित्र लगा हुआ है, तो वही चिंतन उसके रूप में होगा। यदि पति बार बार आते हैं तो पति की जो आत्मा उस पुत्र में होती है, तो जब वो पति को बार बार स्मरण करेगी तो वो पुत्र भी पिता के समान बलशाली होगा। एक ही धर्म एक पत्नी माँ और काय वचन पति पति गए माँ। तो उसका जो पति का जो चित्ता ध्यान करेगी तो पति के समान ही उसके लक्षण होंगे। कहते हैं इसका चेहरा जो है बाप की तरह मिलता है, इसका चेहरा तो यार माँ की तरह मिलता है, इसका चेहरा दादा की तरह मिलता है। तो उसका भी एक साइंटिफिक आधार है कि जिसको भी ये स्मरण करेगी वो संतान उसी तरह से होगी। अब आप देखिए, ज़्यादा समय नहीं करते, अब संतान उसे कैसी पैदा करना है, अच्छी बलिष्ठ है तो बड़े बड़े नुस्खे हमारे तो दादा दादी के नुस्खे हुआ करते थे उस जमाने में। जो भी ना तो कोई धाती होती थी, ना कोई नर्स होती थी, तो जब बच्चा पैदा होता था, मुझे खूब ध्यान है, तो जो महिलाएं होती थी उन्होंने गाय का घी दिया, सेंधा नमक लिया, बच्ची का मुंह पोछा और सेंधा नमक गाय मिला करके उसके मुंह को पोछ दिया अंदर से, तो जो कफ था उस कफ को निकाल देती थी। तो जो हमारे ये वैदिक ग्रंथ है, चाहे काशी संहिता हो, अष्टांगहृदय हो, सुश्रुत संहिता हो, चरक हो, जिसमें जो भी उदाहरण है वो सब शास्त्रों से ही वर्णित है, इन्होंने शास्त्रों से ही लिया। अब उसका प्रसंग यदि आपको संतान गोरी है चाहिए, बलिष्ठ चाहिए, उसकी बड़ी अच्छी योग दिए है चरक ने। यदि आप गरी का बुरादा, अच्छी गरी का बुरादा,
मुक्ता पृष्ठी, केशर, सदावल, इसको जो है और मिश्री के साथ इसको दे छोटे शाम दूध से तो बच्चा बलिष्ठ होता है, वो दौड़ने का होता है। और यदि आप केवल केशर ही दूध के साथ दें तो भी बच्चा दौड़ने का होता है। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं बुंदेलखंड में कि जो बच्चा जन्म लेता था तो पटाखे छुटाते थे, घंटी बजाते थे, शंख बजाते थे, उसका भी एक वैदिक आधार है। अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र में पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि जो बच्चा जन्म लेता था तो छठी के दिन, छठवें दिन जो है वो पिताजी माताजी उसको जो है शंख बजाते थे और दो अच्छे संगमरमर के पत्थर से उसके कानों को बजाते थे और आशीर्वाद देते थे। आप पढ़िए अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र का जो प्रथम अध्याय है उसमें वर्णन है, पूरा वर्णन है और उसमें साक्षी मांगते थे, आशीर्वाद देता था बाप उनको कि ये पुत्र जो है ये तुम्ही सभी अंगों से परिपूर्ण होकर के और तुमने मेरे हृदय स्थल को मेरी आत्मा के रूप में तुम जन्म लिया है और तुम शतायु हो, तुम दीर्घायु हो, तुम चिरायु हो और सारे नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी और दिन और रात का आदेश ये तुम्हारी रक्षा करें। तो देखिए सारा विधान है। और यदि पुत्र में आत्मा पिता की होती है, अब नुस्खे तो बहुत है लेकिन एक आधे जो है हमारे यहाँ तो क्योंकि 4 महीने तक तो मेरा स्वयं पुत्र है, उसे 1 साल तक कोई औषधि नहीं दी किसी प्रकार की, जन्म से लेकर के 1 साल 2 साल तक किसी औषध का प्रयोग हमने उसको नहीं किया, सिर्फ माँ का दूध उसने पिया है और उसके बहुत खाना था। तो इस प्रकार से और मैं इस शब्द में आप लोगों ने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इसी आशा के साथ कि आप इस व्याख्यानमाला को अनवरत गंगा के प्रवाह की तरह यथावत रखें। वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Respected chair and the co-chair of the session and treasure of our traditional Ayurvedic system, our respected gurus, respected Dr. Mukul Patel sir, Sandhya ma'am, V. Prasad sir, and Director of RAV, Vandana madam, and Ramakrishnan sir, and all dear students. This is the keynote address of mine, encompassing the whole presentation of our respected gurus. I am having this. First was Dr. Pandey sir, according to malnutrition, and second is mental health. Dr. Gupta is actually is not here. So the mental illness and the diseases and role of Ayurvedic care, as Taran Sharma sir has very well explained about many compositions which we use in kinetic treatment. And need of hour. It is the message for the students present here. The need of hour is validation of Ayurvedic fundamentals, which we are listening from the very morning. Which seems that they are very, we have listened so many times, it is very easy, but all the fundamentals of Ayurveda need validation now, and they need the research-based documentation so that we can present them in global level as well as in our country also. And we need validation of formulations and therapeutic procedures. So this is the global scenario of malnutrition, which is very important to start. Above part is showing the malnutrition of adults. The 1.9 billion adults above 18s and more than 600 million of these are obese. Further I will explain this. And right hand side we can see 264 million women of reproductive age are under malnutrition. So they are leading again the malnutrition of the child. So lower one we can see 42 million children under the age of 5 years are overweight. Overweight is again malnutrition. Since few decades, I must say only 12-13 years this definition has come, further I will explain it. And 156 million are stunting. They are not heighted well as per their age. And third, 50 million children are state, they are very thin as per their age and the constitution. So this is a global scenario. And next, we are seeing this is the Indian scenario. From the red one, I will start. 79% of Indian children between the age of 16, I'm not seeing exactly, it is 14 to 14, above 14. So this is 75% Indian children are under malnutrition and
who are born with low weight, you can see 22%, 100 में से 22 बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं। 42.5% इंडियन चिल्ड्रन जो 0 से 5 साल है अपना पहले दिन अंडरवेट है, और 30,09,300 बच्चे जो हैं वो अपने पहले दिन पर उनकी डेथ हो जाती है डिलीवरी के फर्स्ट डे पर। दिस इज द लेटेस्ट जो सोर्स भी इसका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ ये सोर्स है। एंड वी कैन सी 87,06,200 इंडियन बेबीज विल डाई दिस ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ, एंड एवरी फिफ्थ अंडर जो 5वां 100 में से हर 5वां बच्चा जो है वो मालन्यूट्रिशन से सफर करता है इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड गोइंग टू बी अ डेवलप्ड, वी आर होपिंग दैट, बट इट इज अ प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया। And this is a very beautiful picture, little bit looking complicated, but it is showing many things. We will start from the purple oval, fetal and infant malnutrition. अगर fetal और infant में malnutrition है तो क्या होगा? Higher mortality rate होगा, low birth weight होगा, और impaired mental development होगा। यानी ये तीनों चीजें होंगी। और फिर उनको further malnutrition यानी proper nutrition नहीं दिया जाता है तो they are very much prone to infections. उनको इन्फेक्शंस नो डाउट, बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं है तो इम्यूनिटी डाउन होगा, उनको और ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, और इन प्रॉपर फूड देकर फिर वो चाइल्ड मालन्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है, और फिर वो फर्दर इसी कंडीशन में एडोलेसेंट मालन्यूट्रिशन में कन्वर्ट होता है, जिसमें कि इंटेलेक्ट भी कम होने लगता है। बहुत सारी प्रेजेंटेशन हमने आईक्यू लेवल पर अभी देखी। और फिर जब भी एडोलेसेंट मालन्यूट्रिशन है, फर्दर प्रेगनेंसी लो वेट, प्रेगनेंसी में मालन्यूट्रिशन होता है, एडल्ट मालन्यूट्रिशन होता है, और आप इसकी ब्यूटी देखिए कि जो एडल्ट मालन्यूट्रिशन है वो अपने बच्चे का उस तरह से लुक आफ्टर नहीं कर सकता जैसे कि एक हेल्थी इंडिविजुअल करता है। सो रिड्यूस कैपेसिटी फॉर केयर, वो फिर से बच्चे की केयर नहीं हो पाती, और अगेन ये साइकिल घूमता है, और फिर से फीटल इन्फेंट मालन्यूट्रिशन क्रिएट होता है। This is the picture which we should understand, and I think few people are also not aware about this. This is miserable condition of USA also. Malnutrition of two types: undernutrition, overnutrition. Overnutrition हम जब भी आयुर्वेद में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि स्रोतावरोध जब होता है तो जो स्रोतों में संचय दोष हैं वो शुद्ध होते ही नहीं है, स्रोतावरोध है तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिसमें ओबेसिटी पर आप बहुत सारा लॉट्स ऑफ वर्क करते हैं, शामक चिकित्सा भी करते हैं, शमन भी करते हैं, शोधन भी करते हैं, मगर उनमें वेट एक कंस्टेंट तरीके से कम नहीं होता है। तो ये स्रोतोवरोध की जो कंडीशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, यानी ओवर न्यूट्रिशन वाले लोग भी माल न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज वहां पर विटामिन डेफिशिएंसी है, वहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, वहां पर अगर आयुर्वेद से इसको समझे, सारी चीजें आयुर्वेद से ही कोरिलेट करके, ये मैंने सिर्फ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है। जब आप उत्तरोत्तर धातु निर्माण ही नहीं होगा तो किस तरह से हम उसको एक हेल्दी चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं। अंडरवेट में हम पहले स्टैंडिंग है, यानी वो बहुत पतले हैं, या फिर हाइट बहुत छोटी है, या फिर वो वेट से बहुत कम है, और या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन बी, व्हाटएवर इट इज। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द परसेंटेज। 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 years आर स्टंटेड। इतने छोटे बच्चे, 100 में से 35 बच्चों की हाइट आपको एप्रोप्रिएट नहीं मिलती है, और 90.3% अपने जितने उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं मिलता है। 32.1% आर अंडरवेट, 3% आर ओवरवेट। सो ओवरवेट की अभी हम अमेरिका से पीछे हैं, मगर हम बहुत गति से बढ़ रहे हैं। आजकल आप देखते हैं कि FM पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज repeatedly saying about the obesity. So we are going towards that also. About the nutrition and child death in India का scenario हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट is also aware about the scenario or the sensitivity of this subject. So they have introduced so many schemes. Poshan Mission Poshan is a very important program. Integrated Child Development (ICDS). प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना and Poshan Abhiyan. Every government sector is aware about that, which was launched on 8th March 2018. Agniwadi services we are aware. Midday meal schemes we are aware. Scheme for adolescent girl is there. Mother absolute affection. It is a very beautiful scheme in which we are motivating the ladies for the breastfeeding. कुछ समय पहले ऐसा था कि फर्स्ट मिल्क जो है वो बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। एक समय ऐसा आ गया था, लोगों को ऐसा बताया जाता था बिकॉज बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, ये तो बहुत हैवी है।
मगर इसको सिनेरियो को चेंज करने में, माइंड सेट को चेंज करने में गवर्नमेंट को स्कीम्स तक लानी पड़ी कि इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पोषण वाटिका, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर इज अवेयर अबाउट दैट कि वैसी सब्जियां, वैसे फल हम आसपास लगाएं और लोगों को बताएं। बहुत ज्यादा खर्ची करने की जरूरत नहीं है, छोटे खर्चों में अगर केला 5 रुपए का आता है और हमारे समय में आ रहा है तो वी शुड यूज। हमें कीवी का ध्यान नहीं करना चाहिए कि उसमें बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो हमें केले को खाने के लिए भी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण वाटिका। And this is the prevalence of mental illness. It is the data of mental illness. ADHD, many people has presented about this, and I will not go in detail. This is a beautiful graph taken by WHO. This is the percentage कि कुछ बच्चे जो स्कूल में engaged हैं, आप देखिए रेड कलर जो है करंट डायग्नोज, जिनका डायग्नोज हो गया है मेंटल इलनेस के लिए, और ब्लू वो है जिनका डायग्नोज भी नहीं हुआ है। पर ऐसी परसेंटेज देखिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल में एंगेजमेंट दिखाई नहीं दिया जिनका, फिर उनमें से 2+ स्कूल ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं अबाउट प्रॉब्लम जिन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए कॉन्टेक्ट किया और कुछ ने बताया ही नहीं। 11+ के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल को मिस किया। बुलिंग ऑफ विक्टिम्स, बच्चों को यही नहीं पता होता कि इस बच्चे को बॉडी शेम के लिए कैसे चिढ़ाना है। तो बुलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड अंडरस्टैंड, द पेरेंट शुड अंडरस्टैंड दिस सेंसिटिविटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। लॉट ऑफ डिफिकल्टी मेकिंग ऑफ कीपिंग फ्रेंड्स, बच्चा अकेला ही बैठा रहता है, टीचर भी नहीं अवेयर है उसके बारे में, पेरेंट्स भी नहीं अवेयर है। सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बाय द WHO। एंड मेंटल स्टेटस बॉयज, और ये देखने की ये परसेंटेज है डिप्रेस्ड, डिस्ट्रैक्टेड, जिनका अपने चीज में फोकस ही नहीं है, एंजाइटी, लोनलीनेस, टोबैको यूजर्स बच्चों में, सिगरेट्स, अल्कोहल यूज एंड ड्रग्स। So this is again the presentation जिसमें बच्चे का परसेंटेज है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है इसका। अब आप ये देखिए, मैं बहुत फास्ट थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रही हूँ। एकेडमिक क्या रीजंस हैं ऐसे मेंटल इलनेसेस के? फर्स्ट इज एकेडमिक प्रेशर, नो डाउट है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो सिनेरियो आज मॉडर्न लाइफ में या लाइफस्टाइल चेंजेस में आया है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, घर में कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, अब्यूजेस हैं, लॉट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूजेस, सोशल अब्यूजेस आर विद किड्स। तो ये चीजें पहचानने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है कि हम इनको समझें। लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, अगर ऐसा कुछ बच्चा है जिसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, आपने देखा है कि कितने गेम्स देखते देखते बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इतना ज्यादा इस तरह के गेम्स आ गए, इस तरह से इन्वॉल्व कर लिया जाता है बच्चों को कि दे डोंट नो हाउ टू मूव, किधर बस जैसा उनको बताया जा रहा है वो उस डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है सोसाइटी में, जिस पर बहुत ध्यान रखना है। डाइट एंड न्यूट्रिशन, स्लीप डेप्रिविएशन, स्लीप का बार बार जिक्र आता है जब भी हम पीडीटी की बात करते हैं। तो ये आगे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितना डेवलपमेंट है ब्रेन का और फिजिक्स, सेल जितनी डिवाइड होती है वो नींद में डिवाइड होती है। जब बच्चा सोता है तो वो डिवीजन फास्ट होता है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज पर एज, अलग अलग एजेस में। फिर जेनेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो तो उनको प्रॉब्लम करती ही हैं, तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट पिक्चर है। ये पिक्चर क्या शो करती है कि हम देख रहे हैं कि हमें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बट हम ये नहीं देख पा रहे कि नीचे कितना गहरा है। इट इज द डिपिक्शन ऑफ चाइल्ड्स माइंड, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, नोबडी इज अवेयर अबाउट दैट, एंड इवन द पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। उनको पता ही नहीं चलता है, बच्चा सिर्फ बताता कुछ है, दिखता कुछ है, वो कुछ और रहा होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टच देम, टू लर्न कि क्या हो क्या रहा है, क्योंकि जब उसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट सामने आते हैं तो हम बिल्कुल स्टैंड रह जाते हैं, हम बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि क्या हो गया। तो इससे पहले हमें ये समझना अगर कोई चेंजेस हैं तो बहुत ज़रूरी है। ये एक रिस्क फैक्टर्स हैं, इधर है, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स उधर हैं। तो ये जैसे डिफिकल्टी है इधर, अगर लो स्टीम हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा है, तो हम उसको किस तरह से पॉजिटिव करें। ऐसी लाइफ के इवेंट्स हैं, इसको मैं बहुत डिटेल लूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम बहुत कम है। पीयर रिजेक्शन स्कूल्स में, तो इसका ओवरऑल मतलब ये है कि अगर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है तो हमें उस तरह का जानकर उसको उसी तरह की सपोर्ट देनी बहुत आवश्यक है, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट इज लाइफ इवेंट्स, स्कूल्स, फैमिली और चाइल्ड, कुछ भी इस तरह की पोजीशंस होती हैं। ये बच्चे के 2 ब्रेन्स होते हैं, 15-16 साल तक जो राइट पार्ट है दैट इज फंक्शनल मोड, राइट,
और जो राइट हेमिस्फीयर है इट इज फॉर इंटेलेक्चुअल इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है उसका, लॉजिक बहुत छोटा छोटा समझिए, बहुत गहराई में मत जाइए। लेफ्ट ब्रेन इज लॉजिकल, लेफ्ट इज चीज को लॉजिक से समझकर रिस्पॉन्स करता है, राइट ब्रेन इमोशन से रिस्पॉन्स करता है, और बच्चे का राइट साइड बहुत ज्यादा, इसीलिए हैंड होल्डिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को, टू नेविगेट देम हाउ दे यू थिंक। कुछ होगा वो उसको इमोशनली रिएक्ट करेंगे, वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इसका लॉजिक ये भी हो सकता है। सो हैंड होल्डिंग ऑफ एल्डर्स इज नेसेसरी हियर, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से चलता आ रहा है कि हमारी फैमिलीज इस तरह से होती हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हमें सब गाइड करते हैं। तो ये एक मेडिकली रिक्वायर्ड चीज है, ये एक फार्माकोविजिलेंस है, पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस को भी मैं बहुत शॉर्ट में लूंगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दवाई देते हैं और आप ग्लोबल लेवल पर पीडियाट्रिक फार्माकोविजिलेंस को अगर चेक करेंगे तो बच्चों पर दवाइयों का क्या इम्पैक्ट होता है यही नहीं दिखाई देता। इवन इन कंटेम्प्रेरी साइंस, आई एम नॉट यूजिंग द मॉडर्न साइंस एज डॉक्टर पुनीत सेड, even in contemporary science pediatric pharmacovigilance is very weak because बच्चे को रिसर्च में लेना is not, पहले तो अलाउड ही नहीं था, अब अलाउड है, मगर अलाउड है फिर भी उसकी बहुत सारी restrictions हैं। तो बच्चों में दवाई का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे हम केस रिपोर्ट्स यहाँ रख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है न्यू जनरेशन से कि उनको बार बार करिए, एक केस रिपोर्ट कहकर हम छूट नहीं सकते हैं, टू वैलिडेट देम, बार बार करिए। अगर आपको रिजल्ट मिला है तो 10 में करिए, 15 में करिए, पायलट स्टडीज करिए, उसका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए, तब जाकर दूसरा एक पर्सन ये बात मान जाता है कि ये वास्तव में हो सकता है। सो इट इज रिक्वायर्ड, हमें रिव्यूज करने हैं, हमें उसको पब्लिकेशन तक पहुंचाना है जो हमारी चीजें हैं, और जब ये पब्लिकेशन होती है तभी कोई आपकी बात सुनता है। हम अपने दायरे में रहकर जो बात करते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देती। तो रिव्यू, मेटा एनालिसिस, रिव्यू आर्टिकल्स, इट इज वेडली रिक्वायर्ड। सो ऐसी कोई भी चीज आपको मिलती है तो डॉक्यूमेंट करिए और बार बार डॉक्यूमेंट करिए उसको। ये हम आयुर्वेद, जितनी बातें मैंने की उनमें सब में आयुर्वेद में इतनी ब्यूटीफुली उनको कहा गया है, हमारे बहुत सारे गुरुज ने भी ये बात बड़ी बहुत ही सौम्य और साधारण वर्डों में कह दी है, मगर ये बहुत गहराई वाली बातें हैं जितनी भी अभी तक कही गई हैं। अब ये देखिए, प्री कंसेप्शन केयर, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रिपरेशन, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए पहले से ही। अगर आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। सेकेंड, एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मासानुमासिक परिचर्या अपने आप में एक चैप्टर है, अपने आप में एक थीसिस लिखने का विषय है। सेकेंड है पोस्टनेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग है तो स्तन दृष्टि कौन करता है आजकल। हम लोग पीजी महाराष्ट्र से, बॉम्बे से किए, जितनी भी डिलीवरीज होती थी नेक्स्ट डे उसका स्तन परीक्षण किया जाता था और उसके हिसाब से उस धात्री का आहार सेट होता था। सो इट इज वेरी रिलेवेंट। हम भूल जाते हैं अपनी चीजों को और दूसरों को ज्यादा कॉपी करते हैं, एंड फिर हम देखते हैं कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, स्लीप, ये सब आहार प्रकार, जितना आहार है उसका टाइप कैसा है। जो अष्टविध आहार आयतन है वो प्रॉपर फिट होते हैं, किस जगह आप रह रहे हैं वहां का क्या आहार है, कैसे बनाएंगे, राशि कितनी होगी, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर पंचकर्मा प्रोसीजर एक एडिशनल सप्लीमेंट हमारे पास है। योगा एक्सरसाइज, प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस एंड थॉट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, एक नया कंसेप्ट है। आपको सोचना कैसे, आप जाते हैं आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाती है, आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, आपका बहुत ज्यादा गाड़ी का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आपके यहाँ पर चेंजेस आ गए। तो ये थॉट प्रोसेस है जिसे बच्चों को शुरू से सिखाना है। जैसे हम फिजिकल टीचिंग देते हैं, मेंटल टीचिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको सोचना कैसे है किसी भी इंसिडेंट के बारे में। सो दैट आप देख रहे हैं कि IITians से बाहर जा रहे हैं, उनको बहुत सारी सफलता मिल रही है, पर वो कभी भी अगर कोई भी ऐसी चीज आ जाती है कंट्री में, अगर इकोनॉमी डाउन हो गई या हो गई, इस तरह की चीजें सहन नहीं कर पाते, दे कमिट सुसाइड। सो ये चीजें सिखाना शुरू से बहुत ही आवश्यक है और जो आयुर्वेद में लिखा है। अब ये देखिए, जो आयुर्वेद कहता है ये मॉडर्न कितने तरीके से कह रहा है कि जब एक मेल और फीमेल, जो हमने कहा शुक्र और शोणित, शुक्र सप्त धातु है, सारी धातुएं जब पुष्ट होती है तब वो शुक्र धातु पुष्ट होती है। तो जब शोणित और शुक्र की क्वालिटी अच्छी होगी तब वो गर्भ का अच्छा धारण होगा, जैसे अभी हमारे गुरुजनों ने भी इस बात को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया। तो आप ये देखिए, मॉडर्न साइंस ये कहती है जब, तो हम इसको ऐसा लेते हैं कि कुछ नया देख रहे हैं। कपल रिलेशनशिप कैसी है, कैसे आपस में उनका बिहेवियर है। और ये देखिए नीचे वो क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच है, अगर शादी हुई है बच्चा पैदा करना है, इट इज राइट, बट आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके मनोभाव कैसे हैं, ये बच्चे में आएंगे। तो आपको किस तरह का माहौल क्रिएट करना है, इफ यू नीड अ गुड चाइल्ड और अ गुड बेबी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप ये देखिए, ये वही सारी चीजें हैं जो हमने अभी बात की है, इसको मैं छोड़ देती हूँ।
ये इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट 1000 जो डेज हैं उनमें पीडियाट्रिक ओबेसिटी कैसे आती है, इसको भी मैं शॉर्ट में लेती हूँ कि अगर मदर में आप देखिए कि डाइट की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। गेस्टेशनल डायबिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, GDM। अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गायनी डिपार्टमेंट एम्स को मिला है, जो ICMR आयुष के प्रोजेक्ट है, मैं उसमें को-PI हूँ, डॉक्टर गरिमा जो गायनी से हैं वो हैं। GDM वी आर ऑब्जर्विंग। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ, हमने उस समय ट्रीटमेंट दिया, जैसे डिलीवर हुआ डाउन हो गया, मगर ये खत्म होने के बाद ये एक लॉन्ग जर्नी है, फिर वो अगेन डायबिटिक होते हैं 4-5 साल बाद। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद का रोल है, हम उसमें सिंपल मेडिकेशन यूज कर रहे हैं एज एड ऑन थेरेपी, डबल एक में मेटफॉर्मिन यूज किया जा रहा है और एक ग्रुप में निशामलकी और पंचकोल, क्योंकि हम दीपन पाचन हम प्रेगनेंसी के बाद यूज करते हैं आयुर्वेद में, वो यूज कर रहे हैं। सो इट इज अगेन अभी नोट करने की बात है। तो GDM अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीमेल हैं जो डायबिटीज से बच सकती हैं। तो ये एक फेज है जहां पर हमारी स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो आयुष और ICMR का प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है कि हमारी स्ट्रेंथ कहाँ लाई होती है। हम एक डायबिटिक को तो कह देते हैं कि सिर्फ आयुर्वेद से शायद ठीक ना हो, मगर ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो फिर मदर की जो लैक्टेटिंग समय पर भी जो मदर की एक्टिविटी है वो बच्चे में आती है और उसी तरह का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये स्तन दुष्टि की बात की, इसके डीप में मैंने जाऊंगी। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी इससे अवेयर हैं, और स्तन दुष्टि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है जिसको छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसको लेकर चलिए। बहुत सारी डाइट की डिजाइनिंग हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं धात्विक की। ये आयुर्वेदिक क्लॉक है, हम दिनचर्या की और रात्रिचर्या की बात करते हैं। आयुर्वेदिक क्लॉक सबको मालूम है, हर व्यक्ति ये सोचता है, मैं हमेशा अपनी प्रेजेंटेशंस में एक बात कहती हूँ, लोग कहते हैं कि हमें एक ब्रेकफास्ट कैसे करना चाहिए, लाइक अ ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लाइक अ किंग, ऐसा बोला जाता है। तो किंग कैसे खाता है? क्या किंग बहुत सारा कुछ खाता है? किंग की जो क्वांटिटी है वो बहुत मेजर नहीं करती है, क्वालिटी मेजर करती है। किंग के पास सब कुछ वो है जो बेस्ट है। सो आपकी पॉकेट में जो बेस्ट है दैट शुड बी ब्रेकफास्ट, राइट? सो इन कंसेप्ट्स को जो कहे गए हैं इनको हम समझ नहीं पाते हैं। अगर आप 2-4 आलू के पराठे और 2-4 ग्लास लस्सी पी के आएंगे तो नो डाउट ऑफिस में सो जाएंगे। सो इट इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज अ क्वालिटी। सो जो बीच में अग्नि है डाइजेशन की, दोपहर में जो अग्नि होती है वो हाईएस्ट है, वहाँ आपकी डाइट अच्छी हो सकती है। तो ये इस तरह की जो आयुर्वेदिक क्लॉक्स हैं वी शुड ऑब्जर्व एंड वी शुड इम्प्लीमेंट, नॉट ओनली पढ़े गए हो गए नहीं गए, हमें लोगों को बताना है, ठीक है? ये अश्विन इसकी हम बात कर चुके हैं, स्वर्ण प्राशन की बात हो चुकी है। यहाँ हम प्रकृति की एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो यूनिक में हमें वात पित्त और कफ की जब हम बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड, 2 बच्चे हैं किसी माँ की, वो भी आके बोलती है मेरे एक बच्चा ऐसा करता है एक नहीं करता। वी शुड टीच देम कि 2 हैं तो 2 अलग हो सकते हैं, उनकी प्रकृति अलग हो सकती है, ठीक है? तो वो वातज कैसा है कि उसके खाने का भी आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि वार्म हो, अफेक्शन भी उसको बहुत ज्यादा चाहिए, उसकी चंचलता इतनी है कि उसको डिजीज, ADHD के जितने चिल्ड्रन हैं अगर आप प्रकृति एनालिसिस करोगे तो वो वातिक दिखाई देंगे आपको बहुत ज्यादा। तो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पित्त में हम देखेंगे इमोशनली दे आर वेरी एग्रेसिव, दे आर लीडिंग, बॉसी टाइप होते हैं। जितने पित्तज प्रकृति के लोग हैं वो अधिकतर आपको MNCs के बॉस दिखाई देंगे। सो दिस इज अगेन पित्त जो है ये इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इवन क्लास में टीचर शुड रिकॉग्नाइज कि मेरा ये बच्चा, अगर आपको कंपटीशन में भेजना है तो पित्तज प्रकृति के बच्चे को भेज सकते हैं। कफ का क्या है कि आपको एक नॉलेज का सस्टेनेबल आउटकम चाहिए तो कफ विल प्ले दिस रोल, राइट? सो प्रैक्टिकल अप्रोच, पढ़ के भूल मत जाइए, हमें उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी है। सो कफ में उसका स्वीट टूथ होगा, उसको रोकना है। जो अभी हमने ओवर न्यूट्रिशन किया है, माल न्यूट्रिशन ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन देखा है, वो कफज प्रकृति में है, तो वहां आपको डाइट को रोकना है। पित्तज की डाइट को आप रोक नहीं सकते, इमीडिएटली यू हैव टू फीड दैट बेबी, अदरवाइज वो इतना नाराज हो जाएगा क्योंकि उसको वो सहन नहीं होती है अपनी शुदा। तो ये एक चीजें हैं जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, बचपन में ही दिखाई देता है तीनों का डिफरेंस। सो इट इज अ वातज वेरी अलर्ट, बार बार सोएगा, बार बार उठ जाएगा, बार बार खाना चाहिए। सो पित्त में ऑलवेज बॉसी टाइप है ना, और थर्ड कफज इज अ वेरी जेंटल पर्सनैलिटी। सो बचपन से ये दिखाई देती है, और पित्त प्रकृति इज फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए प्रकृति है। तो we should understand this factor and we should analyze the personality according to that. इतनी बड़ी नियामत हमें आयुर्वेद में दी है, इतनी बड़ी ट्रेडिशन हमें प्राप्त हुई है, तो इसका उपयोग करना चाहिए।
सो सॉल्यूशंस एज पर आयुर्वेदा, हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, निदान परिवर्जन ये तो सभी जानते हैं, इसको मैं यहाँ जितने लोग हैं सभी विद्वान हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी। एक तो सेंसरी इंप्रेशंस जो आ रहे हैं इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम इंटेलेक्चुअल्स खो देंगे, अदरवाइज हम स्कॉलर्स खो देंगे, अदरवाइज हम राइटर्स खो देंगे और अदरवाइज हम लर्नर्स खो देंगे, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी इसमें जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन वातज स्टेज, डिजेनरेटिव स्टेज है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वातज स्टेज में होते हैं, पर वो कफज एंजल्स के लिए एक तरह से गॉड गिफ्ट हैं, तो दे शुड होल्ड द हैंड ऑफ द चिल्ड्रन। सो लास्ट, व्हाट पेरेंट्स नाउअडेज वांट टू गिव, एसी से निकले, एसी में जाए, एसी क्लास में पढ़े और आ जाए, luxury they want to give, facilities they want to give, comfort they want to give, but what actually parents should give, क्या देना चाहिए बचपन में, strength और power to face any up and down or low or high। जब वो IITN बहुत बढ़िया पैकेज वाला बच्चा यूएस में सुसाइड कर लेता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, रिसेशन हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया कि क्या चीज़ कमी रह गई थी, इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा हुआ, सिंगल चाइल्ड था, सब कुछ था। तो ये जो है आंसर लाइज इन सत्वजय ऑफ आयुर्वेदा। सो इसको हमें समझना चाहिए, वी शुड अपब्रिंग। सो दिस इज द लास्ट प्रेजेंटेशन। बच्चों को ग्रो करना इज नॉट अ इजी जॉब। So growing from childhood to adolescent and then to adulthood is a traveling long winding road and filled with highs and lows, sudden stops, and nowadays children experience behavior, बहुत सारी problems आज की generation face कर रही है from the childhood. So यहाँ पर बहुत ज़रूरी है अपनी संस्कृति का टच लेकर उनको डाइवर्ट करना, अदरवाइज हम कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा खो देंगे, ऐसा आज की प्रेजेंट सिनेरियो में दिखाई देता है। So they need assistance in better navigation the road of finding their own path. So with these words, I thank you so much. Thank you so much for the organizers. Thank you so much, ma'am. Now I request our co-chairperson. माननीय वंदना मैडम, रामकृष्णन सर, साक्षी शर्मा मैडम और अरुण कुमार जी और सामने बैठे सभी मुझसे बहुत उम्र से, स्वभाव से और अधिकार से बड़े हुए सभी गुरुजन, और मुझे जो भी आज बोलना है वो थोड़े पीछे बैठे हैं, लेकिन जाते जाते 2-4 शब्द उनको मैं बोलकर मेरा वक्तृत्व में रोक रहा हूँ। वैसे तो चेयरपर्सन बोला है, लेकिन जिन गुरुजनों का यहाँ वक्तृत्व हुआ है उनके बारे में मैं कुछ दिन नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो अनुभव से मुझसे बहुत बड़े हैं। विषय हो रहे हैं कुपोषण से सुपोषण, माँ और बच्चा, इनका रिलेशन, और त्रिपाठी सर ने जन्म समय या जन्म के पूर्व का जो संस्कार होते हैं उनके बारे में बता दिया है। सर की अनुमति हो तो मैं एक चीज उसमें जोड़ सकता हूँ कि बहुत भागवत कथा वगैरह जब हम सुनते हैं तो सवाल आता है, यानी मैं इतना पुरानी बातें बता रहा हूँ कि राजाओं का जो समय था तो ज़्यादातर राजा का बच्चा राजा ही कैसे पैदा होता था, ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता था। तो उसके बारे में एक कथा आती है, राजा का धन यानी गोधन उस वक्त होता था। मैडम ने अभी बोला कि अच्छा क्वालिटी वाला सभी चाहिए, तो राजा के लिए जो भी उस समय का था तो वो सब गोधन था। तो जब ही राजा को बच्चा होना है तो सबसे पहले 1000 गौ माताओं का दूध निकालते थे, वो 100 गौ माताओं को पिलाया जाता था। वो 100 गौ माताओं का फिर से दूध निकालकर वो 10 गायों को पिलाया जाता था। ये भागवत में आई हुई कथा है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ। और वो 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को दिया जाता था, और उस गाय का दूध पूरा 9 महीने और आगे यदि माँ से नहीं मिला या माँ को
आगे के 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो भी है वो दूध उसी गाय का दिया जाता था। तभी जाकर सर ने जो बताया संस्कार, उसी की एक कथा याद रही, इसलिए यहाँ बोल दी। और समय बहुत कम दिया है, इसलिए बच्चों के बारे में या हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे पास अभी, उनके बारे में 2 बाल रोग वाले दवाइयों के बारे में शमन चिकित्सा के हिसाब से, शोधन चिकित्सा के हिसाब से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं प्रायः शमन वैद्य हूँ, तो शमन चिकित्सा में मेरा महीने पहले लेक्चर भी हुआ था, उसमें गोक्षुरादि गुगुल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की। वाचा रोग पर मैंने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई है। वैसे ही और 3 द्रव्य ज़्यादातर शमन चिकित्सक के हिसाब से मेरे पास रहते हैं। वो है सबसे पहला सीतोपलादी चूर्ण बाल रोग में, इसका एक आप विचार करके रखिए या बाद में आप मुझे पूछ सकते हैं। दूसरा कृमि चिकित्सा, यानी वाग्भट में दिया गया हुआ मेदोपाचक गण किराततिक्तामृता चंदनम विश्ववेशज वो, और तीसरा है हल्दी हरिद्रा, और पहला बात आया वो मोक्षराज। ऐसे 4 औषधियों के बारे में आपको मैं सलाह देता हूँ। बाल रोग चिकित्सा में ये बहुत असरदार रहते हैं। इनका प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, फिर कभी समय मिला तो मैं आपको बता सकता हूँ। पूरे साल भर में आप कभी भी इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आने का मौका देने के लिए निर्देशिका महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे उसी सर, साक्षी जी, सभागार में बैठे हमारे प्रसाद सर और अन्य प्रतिभागी। गुरु जी लोगों के बात पर तो बोलने का कुछ है नहीं, और साक्षी जी ने बहुत ही अच्छा अपने ये में बताया। धन्यवाद।